बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अज़ीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये लाइव है, टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए तमाम व्यूवर से या कॉलर से रिक्वेस्ट है कि जब वो कॉल करें तो एक सवाल मुख्तर हो और सेकंड अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें ताकि आपके और मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल ले सकें। और दूसरी बात यह है कि अगर दोस्तों का कोई मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो या कोई डिटेल एडवाइस चाहिए हो तो उसके लिए अगेन आप हमें फ़िज़िकली विज़िट कर सकते हैं आके, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। जो लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनका थैंक यू। तो तमाम जो डिस्कशन आई थिंक लेटेस्ट पॉलिसी के बारे में बड़ी तफसील से लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, तो आज बहुत सारी जो लोग हैं वो कॉल पे वेट कर रहे हैं। हम कॉलों का सिलसिला शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि उसके साथ साथ आपके साथ थोड़ा सा ब्रीफ करते जाएँ। तो लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, रियाज भाई। जी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। जी, मैंने ईयू सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो असल में ये पूछना था कि वो मैं कर रहा था अप्लाई, तो पहले ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना ये आइडेंटिफिकेशन ऑनलाइन। तो मैंने वो ना वो जो डाक के जरिए भेजते हैं ना वो एप्लीकेशन कर दी। उसके बाद फ़ौरन ही मैंने जब क्लिक किया तो वो ऑनलाइन ना वो सारा प्रोसेस शुरू हो गया ना, तो मैंने ऑनलाइन भी वो भी डाल दी है ना, उसमें सारे पेपर वगैरह सबमिट जो रिक्वायरमेंट थी उनकी कर दी। तो ठीक। अभी ये पूछना था कि पहली जो की है वो विदड्रॉ बाई खुद हो जाएगी या मुझे कुछ करना पड़ेगा, या जो दूसरी जो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली है उसके बारे में बता दें कि इन दोनों में अब क्या होगा। नहीं, आपने 2 एप्लीकेशन फिल की हैं? जी 2 कर दिए। पहले की है ना वो जो है वो आइडेंटिफिकेशन भेजते हैं वो बाई डाक बाई सब ना कर रहा था। हाँ, तो उसके बाद फ़ौरन ही 3-4 मिनट के बाद मैंने क्लिक किया तो वो ऑनलाइन ना वो सारा प्रोसेस शुरू हो गया, उन्होंने ले लिया ना, हाँ, तो ठीक उसका है। उन्होंने सर्टिफिकेट भी भेज दिया है। तो अब उन्होंने एक ईमेल भेजी है कि पहले वाली की ना कि अपने वो ना आइडेंटिफिकेशन के लिए अपना पासपोर्ट वगैरह भेजो ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी जो मैंने कर दी है उसका उन्होंने सर्टिफिकेट भी भेज दिया कि आप वेट करें, आपकी ना हो गई है मसलन सबमिट हो गई है। तो ठीक है भाई, जो दूसरी थी जी ऑनलाइन जो किया उसमें मैं फ़ोटो भी उन्होंने ऑनलाइन ले ली, वो जो भी प्रोसेस था चलो, मेरे दोनों तो ख्याल मैं में मैं आपकी सवाल समझ गया। आपने शायद जब एप्लीकेशन की है पहली और उसमें वो आपको सिस्टम थ्रू नहीं कर रहा था और जी आपने जी फिर जी दोबारा उसको ट्राई किया और जब सेकंड टाइम हुआ तो आपकी एप्लीकेशन चली गई। आपकी अब सिस्टम में 2 शो हो रही हैं कि एक आपकी पेंडिंग थी और सेकंड आपकी सबमिट हो गई है। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, ये तो एक कॉमन सा है, सम टाइम ये हो जाता है, लेकिन कोई इशू नहीं। अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, उसका एक्नॉलेजमेंट आपके पास आ गया है ऑनलाइन सबमिशन का, तो बस आप सेकंड एप्लीकेशन पे रिलाई करें। अगर कभी वो फ्यूचर में या कोई लेटर या ईमेल आपको आता है कि आपने ये स्टार्ट की थी, फिल नहीं की, या आपने फिल की थी तो आपने इसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो फिर उसको एक लाइन की में लिख देना कि unfortunately on the day of submitting the applications I try my best, and unfortunately system now throwing me to submit, and then I start the second application and that's gone through, so my second application I want to rely on, और उसका जो रेफरेंस नंबर होगा वो साथ लिख देना कि दिस रेफरेंस नंबर आई ऑलरेडी सबमिट माई एप्लीकेशंस एंड दिस रेफरेंस नंबर एंड इट हैज़ बीन एक्नॉलेज बाय द जो भी सिस्टम है उसके अंदर, सो आई नो वांट टू परस्यू द फर्स्ट एप्लीकेशन। तो वो जो सेकंड एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर होगा, जो उसका जो रिसीट है या एक्नॉलेजमेंट है, उसका फिलहाल एक लाइन का प्रिंट आउट आप उसको भेज देंगे, तो देन ऑटोमेटिकली वो उसको फिर ख़त्म कर देंगे। बट ये वरी करने वाली बात नहीं है क्योंकि आपने सेकंड एप्लीकेशन कर ली है, सबमिट हो गई है, रसीद आ गई आपके पास, सो इन माय अंडरस्टैंडिंग यू आर सेफ। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हाय सर, गुड इवनिंग। मेरा नाम सतविंदर है। जी मैडम, गुड इवनिंग जी। जी, मैंने ना हमारा वीज़ा तो आ गया है 19 अक्टूबर को। पहले मेल आई थी उनकी जो हमारी 7 ईयर बेस पे ना राइट, सेकंड एक्सटेंशन थी। ठीक 19 को मेल आई 19 अक्टूबर को, उसके बाद 10 दिन में हमारे कार्ड आ गए हैं, ठीक। पीआर कार्ड। हाँ हाँ
तो उसके बाद लेकिन हमारे जो पासपोर्ट हैं वो अभी तक नहीं आए, और जो छोटी बेटी है उसका भी एक कार्ड नहीं आया। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि मैंने उनको सारी मेल्स कर दी हैं, जो जो उनके नंबर थे मेल कर दिए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। मेरे को अर्जेंटली चाहिए, मैंने ट्रैवल करना है, तो मैं उसका क्या हल कर सकती हूँ? कोई उनका नंबर है? तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर मैं कह सकती हूँ, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटियां अब एक 23 है, एक 19 है। वो इंडिया से 2010 में आए थे। जो इनकी न्यू पॉलिसी आई है लीव टू रिमेन वाली, उसमें ये बच्चे, क्योंकि अभी हमें 5 साल होने हैं अगर वीजे को देखें तो, अगर अगर हाफ ऑफ लाइफ देखें तो बच्चे, एक 11 साल का आया था, एक 7 का आया था। उस हिसाब से अब एक 23, एक 7 ईयर, 19 ईयर है। तो उस हिसाब से मेरे बच्चे एलिजिबल हैं जो नई कैटेगरी और आई है। अभी उनको जो 10 साल वाली कैटेगरी के अंदर कितने साल हो गए यहाँ पे उनको जी? उनको अभी 2.5 साल का पहले वीजा मिला था, दूसरी एक्सटेंशन अब मिली है 2.5 साल की। और अभी बेसिकली आपको उनको लीगल हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं सिर्फ? हाँ जी, ओके, मतलब कि थैंक यू। 2.5 साल पहले खत्म करके 2.5 साल अब मिले हैं 2024 तक। ओके मैडम, थैंक यू मच, अप्रिशिएट। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर तो ये है कि जो आपको लेटर आया था और उसके नीचे उन्होंने केस वर्कर का नाम दिया होगा, और जो लेटर के फर्स्ट टॉप राइट पे देखें तो वहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा जिस डिपार्टमेंट ने आपको पासपोर्ट भेजे हैं या डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे फ़ोन नंबर, अगेन ये थोड़ा सा इशू रहता है टेक्निकल सा। आइडियली आप क्या करें कि जो लेटर आपको आया कि आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है, उसके राइट टॉप राइट के ऊपर डिपार्टमेंट का, लेट्स से शेफील्ड से है तो शेफील्ड का होगा, अगर डरम से है तो डरम का होगा, अगर लीड्स से है तो लीड्स का होगा। तो जो भी डिपार्टमेंट ने उसको डिसाइड किया है उसका एड्रेस होएगा, उस पर सम टाइम फ़ोन नंबर भी होता है और उसका रेफरेंस नंबर भी होएगा। और उस लेटर का जो लास्ट पेज, अगर 2 पेज हैं या 4 पेज हैं, जो लास्ट पेज पे जो बॉटम पे जाएंगे तो वहाँ पे केस वर्कर का नाम होएगा। आपको क्या चाहिए, टू अटेंशन फॉर द केस वर्कर लगा के उस एड्रेस पे ईमेल करें, लेटर भेजें इमीडिएटली कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गए हैं और ये डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिले, एंड वी आर वरी के व्हाट्स गोइंग ऑन बिकॉज we are have a stress के our original documents whether you holding or still is on the process on the post in the post। उसके 2 रीजंस हैं। मोस्टली होता ये है कि जब वो डिसाइड करते हैं, जैसे बल्क ऑफ द एप्लीकेशन जो फैमिली पूरी की होती है तो वो कोशिश करते हैं इकट्ठी भेजें, या अगर आती इकट्ठी नहीं भी आती तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक कैंडिडेट का एक पासपोर्ट आ जाए और एक वहाँ पे रह जाए। अगर हो भी जाए तो अब कम से कम लेटर जाएगा तो फिर वो अपने तमाम जो केस वर्कर होगा अपना रिकॉर्ड चेक करेगा, शायद उसके किसी ड्रॉज वगैरह में या उसकी फ़ाइल के अंदर रह गया हो, या उसको ने ओवरलुक कर लिया कि एक पास वो भेज दिया, सेकंड उसे गौर नहीं किया। तो बट आपको ये बातें इमीडिएटली इसको एड्रेस करें, लेटर लिखें, रिकॉर्ड डिलीवरी करें, और अगर हो सके तो एक रिकॉर्डेड डिलीवरी जो इन्वेलप है वो पोस्ट ऑफिसर लेके वो लिफाफे में डाल दें कि हमारे जो पासपोर्ट नहीं आए आप इसमें अंडर द सिक्योर पोस्ट के ज़रिए हमें भेज दें। उसकी शायद 9-10 पाउंड स्पेशल डिलीवरी की फ़ीस होती है। वो इन्वेलप आपको पोस्ट ऑफिस से मिलता है, अपना एड्रेस लिख के उसको पैक फोल्ड करें और लिफाफे के अंदर डाल के भेज दें कि ये हमें हमारी तमाम जो आईडीज़ डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें प्लीज़ हमें वापस सेंड किए जाएँ। जितने लोग भी जब हम एडवाइस करते हैं या हम क्लाइंट को कहते हैं कि 2 तरीके होते हैं, एज ए सोलिसिटर या वकील हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम रिकॉर्डेड डिलीवरी कर देते हैं होम ऑफिस को, और ये कोई गारंटी नहीं होती कि जब होम ऑफिस वाले वापस में डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे क्या वो नॉर्मल होगी, फर्स्ट क्लास होएगी या सेकंड क्लास होएगी। तो जब भी कोई एप्लीकेशन करता है तो उसको प्लीज़ चाहिए ये कि जब वो एप्लीकेशन करे अपने डॉक्यूमेंट्स को उसको भेजे जाएं तो एक रिकवरी जो रिटर्न जो पैक है वो साथ स्पेशल डिलीवरी का जो 10-15 पाउंड का आता है वो साथ पीछे डाल दिया जाए, ताकि आपकी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पोस्ट है, वो एक सिक्योर रिकॉर्डेड डिलीवरी के ज़रिए आपके वकील को या आपके घर पहुँचे। ये एक प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन एनीवे अब आपके पास राइट है, लेटर लिखें और फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर लें और उनको चेज़ करें कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ये मिसिंग है, हमारे पास नहीं पहुँचे, प्लीज़ आपको रीचेक करें और हमें इमीडिएटली भेजें और हमने कहीं ट्रैवल करना है, जो भी आपकी इमरजेंसी है। अब सेकंड सवाल आपका आता था कि जो नई पॉलिसी आई है जो कि होम ऑफिस ने 21 अक्टूबर को पब्लिश की है, जो अर्ली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कंसेशन पॉलिसी के नाम पे उन्होंने टाइटल रखा उसका।
देखिए उस पॉलिसी के अंदर मैंने बड़े तफसील से लास्ट वीक में एक्सप्लेन किया था, अभी मैं दोबारा बोलता हूँ। लॉ में उन्होंने कहा था कि जो लोग बच्चों के साथ यहाँ पे रह रहे हैं और बच्चों को जो वीज़ा है वो अंडर द 10 ईयर्स रूट मिला हुआ है, उसमें बैकग्राउंड में कोई भी ऑप्शन हो सकती थी कि या तो बच्चा यहाँ पे अंडर 7 ईयर्स कंसेशन में आया था, उसको फॉल कर रहा था, या उसको ह्यूमन राइट्स में था, या डिस्कशन लीव में था, किसी भी कैपेसिटी में अगर बच्चा यहाँ रहते हुए 7 साल की बेस पे उसको 10 साल के कैटेगरीज में डाला हुआ था और बच्चों की एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा हो गई है लेकिन 25 से नीचे है और वो क्वालिफाइड करते हैं, लेकिन उन पर एक कंडीशन ये है कि उन्होंने कम अज़ कम 5 साल लीगली जो लास्ट 5 ईयर्स एटलीस्ट दिस दे हैव स्पेंड इन द यूके फॉर लीगली, अगर उसके 5 साल नहीं हैं तो अनफॉर्चुनेटली इस कैटेगरी के अंदर वो फॉल नहीं करेंगे। आपके केस में क्या है कि जब बच्चे आपके यहाँ पे आए थे लेकिन अब जब लीगल हुए हैं, उनको सिर्फ 3 साल या 2.5 साल हुए हैं, फर्स्ट एक्सटेंशन अप्लाई की है, 5 साल उनको हुए नहीं, जब तक वो 5 साल नहीं होंगे वो अनफॉर्चुनेटली इस कैटेगरी के लिए बेनिफिशरी नहीं हो सकते। इसलिए वो लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए फिर अगेन बोलता जाऊं, इसमें और एक कंटेंट्स ऑफ लिस्ट है लेकिन वो सारी की सारी मीट हो रही हैं क्योंकि वो तमाम मीट हो रही थी, जैसे उनकी एज क्या है, टाइम ऑफ द लेंथ उन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया, उनकी यहाँ इंटीग्रेशन क्या है और उनके क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, या वो वापस जाकर रीसेटल नहीं हो सकते। ये सारी बातें जब उनको फर्स्ट टाइम वीज़ा मिला था ऑन द 10 ईयर्स रूट, तो ये सारी बातें कंसिडर होने के बाद वीज़ा ग्रांट हुआ था, नंबर 1। नंबर 2 ये है जब उनको फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन हुई थी 2.5 साल के बाद, तो तब भी ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनको ग्रांट किया था, तो तब उनके 5 साल यहाँ पूरे हुए हैं। ऑफ कोर्स वो चीज़ें पूरी करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये लॉ की लैंग्वेज ये होती है कि आपने बार बार उस बात को रिपीट करना होता है। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या जो मैंने गो थ्रू हुआ इस पॉलिसी के अंदर, इसमें अगर आप 3 शर्तें पूरी हो रही हैं, नंबर 1 कि कम अज़ कम आपने लास्ट 5 ईयर्स लीगली यहाँ पे यूके में गुजारे हैं, बच्चों की एज जो है वो 18 साल से अबव है, 25 से कम है, और थर्ड वही कि जो उसने मोस्ट टाइम अपने यहाँ गुजार लिया वो ऐटोमेटिकली उसका मोस्ट टाइम यहाँ बन जाता है। उसके रीज़न, अगर बच्चा यहाँ पे जिस एज में भी आया और उसने 7 साल पूरे करते हुए 7 साल उसको वीज़ा मिला 10 ईयर्स रूट के ऊपर और 5 साल और गुजार लिए, तो देखा जाए तो 7 और +5 टोटल 12 ईयर्स बनते हैं। और बाकी पोस्ट में लगा लें या जब वीज़ा अप्लाई किया उसमें टाइम लगा लें या एक्सटेंशन अप्लाई किया उसमें लगा लें, तो साल ऑटोमेटिकली और काउंट कर लें, तो टोटल बन गया 13 ईयर्स। एज 25 से कम है और टाइम आपने ज़्यादा गुजार लिया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी 3 शर्तें पूरी हो रही हैं, बेसिक 2 कि आपने यहाँ पे लीगली 5 साल गुजारे, आज भी आप लीगल और एंटाइटल हैं फॉर द एक्सटेंशन के लिए, और थर्ड ये है कि आपकी जो एज है वो 18 साल से 25 साल के दरमियान में है, तो आप जो बाकी तमाम उसकी निटिग्रिटीज़ हैं उसको ऑटोमेटिकली आप उसको मीट कर जाते हैं, तो वो तमाम लोग एंटाइटल होंगे। इसलिए जिन्होंने ये इस कैटेगरी में आते हैं उन्होंने बाकी शर्तें पूरी करके अप्लाई करेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो या जी मैडम, आप लाइव हैं, बोलिए सवाल क्या आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2 सवाल करने हैं आपसे। जी प्लीज़। एक तो मेरे जानने वाले हैं, वो लड़का इधर आया हुआ था, उसको ने डिग्री ली है, 2 साल का उसको वीज़ा मिला है, तो अभी उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने उसको डिग्री नहीं दी ना, तो वो कह रहा था कि मैंने अपनी अम्मी को बुलाना है जब रिसीव करने जाना है डिग्री के लिए, तो उसको क्या कौन सी बैंक स्टेटमेंट अपनी अम्मी की लगानी पड़ेगी या अपनी लगानी पड़ेगी? ठीक। सेकंड सवाल क्या आपका? सेकंड सवाल ये है कि मेरी नीस पाकिस्तान में है और उसके अकाउंट में 80,000 है नेली 3 साल से, और उसके नाम एक प्लाट भी है, और वो अभी शीज है 26-25, तो उसको विजिट बनाना चाहूँ तो क्या करना चाहिए, क्या किसके चाहिए? उसकी काम नहीं उसकी एज क्या है मैडम की? शीज 25 आई थिंक 25-26। और सिंगल है, मैरिड है? नहीं, मैं सिंगल हूँ अभी। मैरिड स्टडी कर रही, जॉब कर रही?
नहीं अभी तो फ्री है, घर भी है, वैसे बीए करके that's it। बी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीए बीए ओके तो मेरा काम राइट नहीं मैडम, पहला सवाल पे आंसर करता हूँ, आप टीवी पे सुन सकती हैं। पहला जो सवाल ये है कि अगर आपके किसी रिलेटिव ने यहाँ से डिग्री की है और उसको ग्रेजुएट स्कीम के तहत 2 साल का वीज़ा मिल गया है तो बिल्कुल ठीक है, ये लॉ बना था और तमाम लोग जो डिग्री यहाँ से कर रहे हैं उनके पास वो इंटाइटल हैं कि वो स्विच करें फ्रॉम टीयर 4 से ग्रेजुएट स्कीम के अंदर। अब वो कहता है कि मैंने अपने कॉन्वोकेशन के ऊपर एज ए ऑनरली अपनी वालदा को वो बुलाना है ताकि वो मेरे साथ जाएं और ये बड़ी जो खुशी वाली बात है वो शेयर हो उसके साथ। उनके लिए 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट कि जब उनका कॉन्वोकेशन की डेट आ रही है, वो जो टाइम आ रहा है उसके मुताबिक उसे यूनिवर्सिटी से जहाँ से वो पढ़े हैं वहाँ से उनको लेटर लेना होगा कि मैंने अपने गेस्ट को जो कि मेरी मदर हैं उनको मैंने स्पॉन्सर करना है फ्रॉम द अब्रॉड। उसके लिए मुझे एक वो बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्म होता है, उस पर लिखा होता है कि ये इवेंट है, ये डेट है, ये एवेन्यू होगा और इसके ऊपर उसका अपनी वालदा का नाम लिखाए कि वो मेरी मदर है, रिलेशनशिप पे दिखाए कि वो इस कॉन्वोकेशन में मुझे अटेंड करना चाह रही हैं। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी एक लेटर टू होम इट मे कंसर्न या लेटर टू द वीज़ा ऑफिसर के नाम पे इशू करते हैं और इसमें तमाम वो कंटेंट्स लिख देते हैं जो डिटेल चाहिए कि बंदे का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसने कौन सा कोर्स किया, कॉन्वोकेशन हो रहा है, टाइम होता है कि गेस्ट हो। दूसरा उसको जब वो कॉन्वोकेशन के लिए एक गेस्ट आपको रसीद लेनी पड़ती है कि आपने कितने बंदों के नाम बुक किए हैं, जो गेस्ट बुक किया उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। कुछ यूनिवर्सिटी में 2 बंदे सप्लीमेंट्री होते हैं कि वो आपको मिलने ही हैं आपके साथ, आप लेके जा सकते हो। तो या अगर आपने एडिशनल करनी हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो साथ प्रूफ लगाए कि मैंने ये कंफर्मेशन ले ली है, लेटर से ले लिया। ये 2 चीज़ें हैं कि कंफर्म हो रहा है कि उनके आने का कोई जस्टिफिकेशन है या पर्पज़ है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब मैडम ने आना है तो उसके मेंटेनेंस का और उसकी अकोमोडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो अगेन आपके वो जो नेफ्यू है उसकी है। उसने ये प्रोवाइड करना है कि मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, मेरे पास अकोमोडेशन है और वो यहाँ पे आके स्टे करेंगी। अगर तो वो किसी फैमिली के साथ रह रहा है तो उनसे लेटर ले ले, अगर कहीं वो पेइंग गेस्ट है तो या वो रूम शेयर करता है तो वहाँ से ले ले कि जब ड्यूरिंग द माई मदर्स हॉलीडे शी विल स्टे विद मी और आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और वो लेटर लगा ले। और ये अकोमोडेशन की प्रूफ देना और उसके बाद उसके पास पैसे हैं ये प्रूफ देना। और थर्ड ये है कि ये साबित करना कि जो मैडम यहाँ पे आएंगी उसकी वालदा, उसका जो एंटायर एंड सोल पर्पस है टू अटेंड द इवेंट जो कि कॉन्वोकेशन और जो उसकी डिग्री मिलनी है बेटे को। और सेकंड ये कि उसका सिर्फ फैमिली को यहाँ पे यूके विजिट करना है। अगर उसका वहाँ पे कोई जॉब करती हैं तो वो लेटर साथ लगाते हैं। अगर उनके पास कोई नाम पे कोई प्रॉपर्टी एसेट्स जो चीज़ें उनके नाम पे हैं वो तमाम लगा दें। ये एक चीज़ इस्टेब्लिश होती है और जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो कंफर्टेबल जोन में जाता है टू टेक अ डिसीजन इन द फेवर। जब आप एक विजिटर यूके में आता है उसके 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1 उसने ये साबित करना कि मेरा जो जाने का विजिट करने का जो पर्पज़ है वो लेजिटिमेट है, कोई रीज़न्स है जैसे ये कॉन्वोकेशन है। और नंबर 2 मेरा सिर्फ़ और सिर्फ जाने का मकसद वहाँ पे मैंने जाना है और अपने ऑथोराइज टाइम के अंदर अंदर वापस आ जाना है। ये बातों से नहीं होता, ये साबित करना पड़ता है कि मैंने वापस क्यों आ जाना। उसके लिए आपने ये साबित करना होता है कि आपके होम कंट्री में जैसे कि उसकी वालदा होगी, उसने ये साबित करना है कि उसकी अगर वो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं कि उनकी सोशल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अगर फिज़िकल वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं कि वो उनको तोड़ नहीं सकती। जॉब करती हैं तो जॉब का लेटर, उनके पास घर है, कोई बिज़नेस है, बैंक अकाउंट है। अगर बैंक अकाउंट होएगा तो और स्ट्रॉन्ग केस हो जाएगा कि उसके पास अपने फंड्स भी हैं, वो किसी भी के बर्डन नहीं बनेगी। अब लेकिन एनीवे दोनों के जो फंड्स हैं वो रिलाई किए जाते हैं, जो स्पॉन्सर होता है उसके भी और अगर एप्लीकेंट है उन दोनों की बैंक स्टेटमेंट लगाई जाएंगी तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि यस दोनों के पास फंड्स हैं, लिहाजा ये गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं बनेंगे। और अगर उसके जो आपका नेफ्यू है उसके अगर बहन भाई पाकिस्तान में हैं तो वो भी साथ लगा दें कि देखिए मैं अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, मेरा जाने का मकसद सिर्फ विज़िट करना है और वापस मैंने अपने बच्चों के पास आना है। तो उन तमाम के अगर आईडी कार्ड की या पासपोर्ट की कॉपी साथ लगाई जाएंगी विद प्रूफ कि वो क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में स्टे कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें उसके केस को मोर स्ट्रॉन्ग करेंगे
और जो वीज़ा ऑफिसर होगा वो कंफर्टेबली इनके फेवर में डिसीजन देगा कि जो तमाम चीज़ें जब वो टिक बॉक्स सही हो रहा होगा। तो अब जो दूसरा सवाल आपने किया था कि आपकी नीस है, उनके पास पैसे पड़े हैं, क्या विजिटर्स यहाँ पे आ सकती हैं अगेन, वो क्यों आना चाहती हैं, उनके आने का मकसद क्या है? अगर तो वो वैसे सैर करने आ रही हैं तो 80,000 या 80 लाख पड़े होने से वीज़ा नहीं मिलता। आपने यही करना कि मैं जा क्यों रहा हूँ, वाई दे वांट टू कम इन विजिट वीज़ा इन द यूके, और फिर उसके बाद अगर उसकी अपनी सोशल इकोनॉमिक जो टाइज़ हैं वो क्या हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, उन्होंने एक्सप्लोर करना है कि क्या उनको यूके में फ्यूचर में आना कि नहीं आना, क्योंकि आजकल अगर इस पोजीशन में अगर आपने बोला कि उसकी एज अभी 23-25 है, उसके पास पैसे हैं, उसने ग्रेजुएशन की है, तो आप उसको स्टडी वीज़े पे बुला सकते हो। और उसके लिए गवर्नमेंट इसको इनकरेज भी कर रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको बजाय आप इस विज़िट पे उनको बुलाएं, अपने पैसे लगाएं, इस मच बेटर कि उतने पैसे अगर आप फीस वगैरह पे करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, उनको बोलें कि स्टडी करने आए, ताकि वो नंबर 1 उनको हायर एजुकेशन मिल जाएगा, नंबर 2 जो उसने सैर करनी वो सैर हो जाएगी, और थर्ड ये कि देयर इज़ अपॉर्चुनिटी कि अगर वो यहाँ पे दोबारा फ्यूचर में सेटल होना चाहें, जैसे आपका नेफ्यू हुआ है, तो डिग्री करने के बाद उसको ग्रेजुएट स्कीम के तहत वीज़ा मिल जाएगा। फिर अगर उसके पास सेटलमेंट अप्लाई करना होगा तो Tier 2 के अंदर जाके वो कर सकती हैं। तो इसलिए आप डिस्कस कर लें किसी से कि कौन सी बेस्ट ऑप्शंस हैं, कि ये ना हो कि विज़िट के लिए वीज़ा आप अप्लाई करो, वो रिफ्यूज़ हो जाए, और फ्यूचर में अगर आपका प्लान भी हो स्टडी करने का तो वो भी फिर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लिए आएगा। तो इसलिए मेक श्योर करें कि जब अगर पहली एप्लीकेशन आपकी नीस की हो तो वो बड़ी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और अगर आपकी कोई इंटेंशन है या उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहिए या पढ़ना चाहती है वो, तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट वीज़ा उसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपसे सवाल था, मुझे वीजा मिला था वो वर्क परमिट 2.5 years का, ओके, तो वो मेरा फिनिश हो गया दिसंबर में 27। ठीक। तो उसको अप्लाई के लिए क्या चीजें चाहिए होंगी? मैंने अभी मेरी जो पे स्लिप्स हैं वो 18,000 समथिंग जो उनको चाहिए वो है। आप काम कहाँ करते हैं जी? जी? आपके पास वर्क परमिट है या आपके पास स्पाउस वीज़ा है जी? नो, वर्क परमिट कार्ड है, ओके, रेजिडेंट कार्ड। आपके पास रेजिडेंस कार्ड है और आपने सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई करना है? तो दोबारा अप्लाई करना है मेरे को, उन्होंने 2.5 years का दिया है ना, ओके, ठीक। तो दोबारा 2.5 का 2.5 ये कह रहे 10 years आफ्टर यू हैव। अच्छा, ठीक ठीक हाँ, ठीक 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 ठीक, समझ गए? हाँ जी, समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए। राइट, तो आपका सवाल क्या है जी, इनकम के बारे में या कुछ और भी सवाल है? ये है जो मेरी जो है पे स्लिप्स है मेरे पास सारी, बैंक स्टेटमेंट, यही चीजें हमको चाहिए होंगी वो 5 years के लिए मैं अप्लाई करूँ। अच्छा, ठीक 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 ठीक। अच्छा, अगर आप, मुझे लगता है कि आपके पास 10 years के रूट के 2.5 साल का वीज़ा है, और अब आप चाहते हो कि मैं 2.5 साल की बजाय स्पाउस वीज़े पे 5 साल पे आ जाऊं, तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? एम आई राइट? ठीक है, थैंक यू। देखें, आपको पहले 2.5 साल का वीज़ा मिला था अंडर द 10 years रूट के ऊपर। वो इस वजह से मिला था कि या तो जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था आप कोई कैटेगरी या जो कंडीशन थी वो पूरी नहीं कर रहे थे, या अनफॉर्चुनेटली उस वक्त आपके पास लीगल स्टेटस यहाँ पे नहीं था। होम ऑफिस ने या वीज़ा ऑफिसर ने आपके सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, स्पेशल अदर रिलेशनशिप देखते हुए आपकी वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ, उन्होंने आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस को कंसिडर करते हुए आपको डिस्क्रिशन लीव दे दी है 2.5 साल की, और आपको 10 साल की कैटेगरीज में डाल दिया। अब आप कहते हो कि भाई मैं, जो मेरे पास, अगर पहली बात मेरे पास इनकम नहीं थी या मेरी लीगल नहीं था, अब मैं लीगल भी हो गया हूँ, नंबर 2 मेरे पास इंग्लिश भी आ गई है, और अब मैं बजाय 10 साल के मैं अपने आप को अर्ली सेटलमेंट के लिए लेके जाना चाहता हूँ 5 साल की कैटेगरीज के अंदर, तो यस आपके पास राइट है, अप्लाई कर सकते हो। बट अब जब वीज़ा अप्लाई करोगे तो ये फिर आपने वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी हैं जो FLRM की हैं, जो कि स्पाउस वीज़े की एक्सटेंशन के लिए होती हैं। नेमली नंबर 1, आपकी और आपकी बेगम की या वाइफ की या स्पाउस की जो भी है आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, उन दोनों की मिला के जो इनकम है वो 18,600 होनी चाहिए पूरे साल की।
अगर आप सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, सेम सैलरी पे काम कर रहे हैं, सेम रोल के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आप लास्ट 6 मंथ की सैलरी पर अप्लाई कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हो तो आपको B1 एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा इंग्लिश का। नंबर 3, ऑफ कोर्स आपके पास अकोमोडेशन है। नंबर 4, आपका सबसिस्टिंग रिलेशनशिप है, आपने मैरिज की है या आप 2 साल से कम इकट्ठे रह रहे हो। अगर ये चारों चीज़ें पूरी हो रही हैं और आप किसी किस्म का ऑन टॉप ऑफ दैट आप किसी किस्म के पब्लिक फ़ंड पे रिलाई नहीं करते, अगर आप ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं तो आपके पास राइट है कि आप बजाय इसके कि अंडर द ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन करने के अंडर FLR-FP आप अंडर FLR-FM कर सकते हो एज ए स्पाउस वीज़े के लिए। तो आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा और जब आपको वीज़ा मिलेगा फ्रॉम दैट डे टू आफ्टर 5 ईयर्स कंप्लीटिंग करते हुए आपको इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाइड कर जाओगे। ये जो 5 साल हैं ये अब से काउंट होंगे, जो 2.5 साल आपने गुजार दिए वो आपके 5 साल के सेटलमेंट में काउंट नहीं होने। इट मीन्स इन टोटल अभी सपोज करें आप नवंबर दिसंबर में अप्लाई करते हो तो आपके जो 5 साल बाय द 2026 के दिसंबर में जब वीज़ा मिल जाएगा उस वक्त आप इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाइड कर जाओगे। बट आपका जो सवाल था वो सिर्फ इनकम पे नहीं है और बाकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स एज ए स्पाउस वीज़े की होती हैं वो पूरी करोगे तो यस आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। मेरे भाई आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी जी मेरा सवाल ये है कि मैंने नेक्स्ट मंथ नेशनैलिटी अप्लाई करनी है। राइट, बड़ी अच्छी बात है। तो उसके लिए मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? मैंने B1 भी कर लिया है और लाइफ इन द UK भी, और उसके लिए और क्या पेपर चाहिए? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहा हूँ इस कंट्री और में। आपने किस बेस पे नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं मेरे भाई? जी आपको इंडेफिनिट किस बेस पे मिला था? 2018। नहीं, आपको किस बेस पे मिला था इंडेफिनिट? मैं पहला वीजा मिला था 3 ईयर का, बच्चों के बेस पे 7 ईयर के। 7 ईयर्स के, तो ठीक। फिर 15 में 3 ईयर का मिला था, 18 में हमने इंडेफिनिट अप्लाई किया, वो मिल गया। और कब से आप लीगल हैं? 2012 से लीगल हैं यहाँ पे आप? आप मेरे भाई लीगल यहाँ पे किस वक्त से हैं? 2012 से? मुझे लगता है कि शायद उनकी बार बार राइट है, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल से 2012 से हैं, ठीक। थैंक यू। आप टीवी पे आंसर सुने क्योंकि कंट्रोल से ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आपका आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर योर कॉल। वेट प्लीज, टाइम फॉर ब्रेक, स्टे विद ब्रेक आफ्टर सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। रियाज भाई की हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र भाई, कैसे हैं आप? ठीक। ऐसे कि मैंने अब आपके प्रोग्राम भी मैं देख रहा हूँ टीवी के ऊपर, आपने एक एक्सप्लेन किया था भी इंडेफिनिट रिलैक्सेशन लॉ। इंडेफिनिट रिलैक्सेशन को नया 1 अक्टूबर को आया कोई नया लॉ। ठीक। तो हेलो, हाँ जी मैं सुना मेरे भाई, क्या सवाल क्या आपका है फिर? मेरा सवाल ये है कि हम 2009 से यहाँ लीगल रह रहे हैं, 2015 में हमें यहाँ पे रेजिडेंट परमिट मिला था 2.5 साल का। अब हमारी तीसरी एक्सटेंशन भी चली गई है 3 मार्च की। ठीक। अब 15 मार्च में पूरे 6 साल हो जाएंगे इस महीने में। जो नया लॉ है डेफिनेट रिलैक्सेशन लॉ को आप बता रहे हैं, उसके अंदर ये मेरी बेटी फॉल करती है ये कि नहीं करती? बेटी की एज क्या है मेरे भाई? मेरी बेटी की अब 19 ईयर ओल्ड हो गई है, 18 ईयर्स ओल्ड। जी बिल्कुल भाई, बड़ी तफसील से बताया है कि आपने 3 चीज़ें पूरी करनी है। नंबर 1 कि आपने कम से कम UK के अंदर लीगली 5 ईयर गुजार लिए, नंबर अंडर द 10 ईयर रूट। नंबर 2 कि आपकी जो बच्चे हैं उनकी एज 18 साल से अबव है और 25 से कम है। और नंबर 3 ये कि उन्होंने अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे गुजार लिया है। वो ऑटोमेटिकली आपने बोला कि 10/9 में आप यहाँ पे आए थे,
अभी वो 19 ईयर्स ओल्ड हुई है, तो यहाँ पे अभी उसको 10 साल उसने यहाँ पे गुजार लिए हैं। तो बिल्कुल आपकी बेटी फॉल करती है। आपको 6 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, 5 साल की बेस पे भी वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। अगर तो आपकी एप्लीकेशन आपको वीज़ा लग के आ गया है तभी अप्लाई कर लें, लेकिन अगर सपोज़ करें कि अभी उनका वीज़ा लग के नहीं आया, केस पेंडिंग हम उसके अंदर, तो आप उनको एक लेटर लिख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन हमने डाली हुई है, जो नई पॉलिसी आई है, प्लीज़ कैन यू कंसिडर आवर पेंडिंग एप्लीकेशन और फॉर द इंडेफिनिट। अब डिपेंड करता है कि अगर केस वर्कर होगा तो वो कहेगा ठीक है कि आपने सिर्फ 11 पाउंड पे किया था फॉर एक्सटेंशन के लिए, जबकि फ़ीस जो इसकी है वो 2300 या 2400 पाउंड्स है। जो शॉर्टफॉल है, जो उसका जो डिफरेंस है वो आप उसको पे कर दें। लेकिन साथ ही साथ कुछ अभी अंडर डिफरेंट डिस्कशन चल रही है, क्योंकि पॉलिसी क्लियर नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। वो कह सकते हैं कि आपकी जो बेटी है वो 18 साल से अबव हो गई है, लिहाजा जो भी 18 से अबव लोग अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट के लिए, उनको लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना पड़ता है। तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि अपनी बेटी को बोलो कि इमीडिएटली लाइफ इन यूके एंड B1 पास कर ले, और अगर उसने यहाँ से यूके से डिग्री की है ग्रेजुएशन 3 साल की, तो फिर उसको B1 पास करने की ज़रूरत नहीं है, फिर लाइफ इन यूके टेस्ट पास करे और साथ अपने ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो साल लगा दे, और ताकि उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर इंडेफिनिट की वो भी मीट हो जाएँ, और जो अगर उन्होंने कहते हैं फ़ीस जमा कर दो वो भी जमा करा दें, और जो आपने NHS के पैसे जमा करवाए होंगे वो आपसे उनको रिफ़ंड कर सकते हैं। ये तो एक है आइडियल ऑप्शन कि आपको इमिग्रेशन पेंडिंग एप्लीकेशन को वैलिड करता है फॉर द इंडेफिनिट के लिए, या फिर ये है कि आपका वीज़ा ला के आ जाता है, मीन टाइम अपने पेपर रेडी कर लें। यस, बजाय आप उसको वेट करने के जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, आप इमीडिएटली अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर दें अपनी बेटी की। यस, वो इसमें क्वालिफाइड करती है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं मिसेस शहजाद बात कर रही हूँ लंदन से। मेरा भाई ये क्वेश्चन है कि हम लोग साइलेंस ही करें, ठीक, और हम लोग को वर्क परमिट अलाउ हुआ है और हमें जो जॉब मिलेगी वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि क्या हम शॉर्ट ऑक्यूपेशन के अलावा, स्किल वर्कर के अलावा कोई और जॉब कर सकती हैं? और नेक्स्ट मेरा सवाल है, क्योंकि हम वर्क परमिशन मिल गई है, हम नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई कर रही हैं, तो क्या हम नेशनल इंश्योरेंस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस अपना अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? अभी आपने असाइलम क्लेम किया है लेकिन आपको रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला। नहीं, अभी हमारा क्योंकि हमारा पेंडिंग पे था, तो अभी रिसेंटली हमारा रिफ्यूज हो गया, तो हमने फर्स्ट ट्रायल ट्रिब्यूनल पे हमने अपील तो उस लेटर पे लिखा है कि यू आर जस्ट ओनली लिमिटेड अलाउड टू वर्क टू जस्ट ओनली द शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट, और जो ओपन बात है इसमें कोई लिखी हुई ऐसी बात? उसमें जैसे ये लिखा हुआ है कि वर्क परमिट शॉर्ट ऑक्यूपेशन, बस, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। शॉर्ट ऑक्यूपेशन, ठीक। देखिए, नॉर्मली लॉ ये कहता है कि अगर आप असाइलम क्लेम करते हो और असाइलम का जो मैटर है वो पेंडिंग है, एटलीस्ट 12 मंथ से उसको डिसीजन नहीं आ रहा, तो जो एप्लीकेंट्स हैं या जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके पास राइट है कि वो होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करें कि वाइल आवर केस इज़ पेंडिंग विद द होम ऑफिस, कुड यू प्लीज़ अलाउइंग अस टू डू द वर्क सो एटलीस्ट वी कैन सर्वाइव फाइनेंशियली। ये एक अच्छी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी और उस पर बड़ा अच्छे तरीके से वो अमल भी कर रहे हैं। आपने उसी को फॉलो करते हुए अप्लाई कर दिया, लेकिन ये बहुत कम देखने में आया कि वो कहें कि सिर्फ शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट वाले जॉब कर सकते हो। वो सिर्फ 2 कंडीशन लगती हैं कि कोई जो लोग होते हैं जो जहाँ पे सेटल नहीं होते, उनके लिए सिर्फ 2 कंडीशंस होती है कि नंबर 1 तो वो किसी स्पोर्ट्स गेम के मैनेजर नहीं हो सकते, या वो एज ए डॉक्टर या डेंटिस्ट काम नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑलमोस्ट किसी भी वो प्रोफेशन में काम करना चाहें तो उसको अलाउ होता है एज़ फार एज़ वो उसके लिए क्वालिफाइड कर रहे हैं। बट एनीवे, अगर आपको लेटर पे आया है तो यू नीड टू बी फोकस ऑन द लेटर। अब सवाल आपका ये है कि अगर आपको काम करने की अलाउ हो गया है तो क्या आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर या आपको DVLA या कोई और चीज़ जो अंडर रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें सिक्योरिटी लाइसेंस हो सकता है, या आपको किसी बंदे को अगर उसने टैक्सी करनी है वो लाइसेंस हो सकता है, क्या वो मिल सकता कि नहीं मिल सकता? ये एक 2 डिफरेंट फेज़ आते हैं। ये आपको काम करने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपने जो एडिशनल रेगुलेटरी या उसको जो भी रन कर रहे हैं डिपार्टमेंट, आपने उनको जब अप्लाई करते हो तो मुझे देखने में आया कि वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी इसको नंबर 1 वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। वो कहते हैं और मुझे लेटर लेके दें होम ऑफिस से, होम ऑफिस और लेटर देंगे नहीं।
तो मोस्ट लाइकली जो इस सर्कमस्टांस में लोग होते हैं वो फिर ज़्यादा जो एक कॉमन सी जॉब्स हैं जैसे किसी स्टोर पे या किसी और काम करने वाली पे जिसमें एक एडिशनल रेगुलेटरी ना आ रही हो, लोग ज़्यादा वो काम करते हैं। जब मैं एडिशनल रेगुलेटरी की बात कर रहा हूँ तो वो 3 चीज़ें आ सकती हैं। सपोज़ कि अपने सिक्योरिटी में काम करना हो तो आपको सिक्योरिटी लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो एक एडिशनल रेगुलेटरी आ गई, तो ये शायद एक थोड़ा सा सम टाइम वो डिलेइंग हो जाता है। सिक्योरिटी कंपनी वाले आपको ऑथराइजेशन नहीं करते। इसी तरीके से अगर आपने कोई प्रोफेशनल सेक्टर में काम करना हो, इवन अकाउंटेंट, सोलिसिटर्स या और किसी सेक्टर में, तो वो भी फिर एक एडिशन आती है क्योंकि आपके पास फुल राइट ऑफ वर्क नहीं है, तो वो चीज़ें आप एक रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। DVLA अप्लाई करते हो, मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली वो शायद आपको अलाउ इशू नहीं करेंगे, क्योंकि DVLA की कंडीशन ये है कि आपके पास यहाँ पे सेटल स्टेटस होना चाहिए या आपके पास जो वीज़ा हो वो फॉर द सेटलमेंट रूट के लिए हो, या 3 कम अज़ कम आपके पास जो वीज़ा हो इट शुड बी मोर देन 6 मंथ वैलिड। इवन जो विजिटर होते हैं, ये मैंने 3 शर्तें इसलिए बोली हैं कि इवन जो विजिटर होते हैं उनके पास वीज़ा वैलिड होता है, वो यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन उनको भी वो DVLA अलाउ नहीं करते। ना तो DVLA उसको अलाउ करते हैं इशू लाइसेंस, और ना ही अंडर द विजिटर वीज़े के ऊपर अनफॉर्चुनेटली बैंक आपको और बैंक अकाउंट खोलने की परमिशन देता है। और इसी तरीके से जो फिर सिक्योरिटी वाले हैं वो भी आपको, रेगुलेटरी वाले वो भी आपको लाइसेंस नहीं देते। तो इस तीनों कैटेगरी को देखा जाए कि उनके पास वैलिड वीज़ा होने के बावजूद नंबर 1 कि वो 6 माह से कम है, नंबर 2 वो सेटलमेंट कैटेगरी में नहीं आता, तो इसलिए वो उसको रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास अगर वीज़ा होता है साल का, वो रेगुलेटरी हालांकि वो सेटल स्टेटस में नहीं आता, उनको फिर भी अलाउ होता है कि यस वो सिक्योरिटी लाइसेंस ले सकते हैं, वो DVLA बना सकते हैं, वो अपना अकाउंट बना सकते हैं। बट क्योंकि मैं आपको डिस्कस नहीं करना चाह रहा, अगर आप लेटर लिख देंगे जिसमें भी करना चाह रहे हैं, रिगार्डलेस आप DVLA में अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी रेगुलेटरी को, वो आपसे एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आपसे वेरिफिकेशन मांगेंगे। उन्हें बोलो कि ये हमें लेटर आया है, अगर आप उसको वेरिफिकेशन चेक करना चाहते हो तो आप जो इंटरनल सिस्टम है आपका उसके ज़रिए कर सकते हैं। देखिए, किसी भी पर्सन का UK में रहते हुए उसका स्टेटस क्या है, उसके पास राइट्स क्या हैं, इसके 2 वे हैं वेरिफिकेशन करने के। एक एप्लीकेंट खुद लिखता है या उसका वकील उसके बिहाफ पे लिखता है कि बताएं इसकी क्या पोजीशन है, या सेकंड ये होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने इंटरनल सिस्टम से उसके पास अथॉरिटी आपसे लेके कह सकता है कि मैंने इसको जॉब देनी है और इसने जॉब के लिए अप्लाई किया है, हमारे पास वैकेंसी है, बट आई जस्ट वांट टू डू द ड्यू डिलिजेंस, सो कुड यू प्लीज़ कंफर्म व्हाट इज स्टेटस, वेदर ही इज़ एलिजिबल, ही और शी इज़ एलिजिबल टू डू द वर्क और नॉट, तो वो अपने इंटरनल सिस्टम से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें अशद ज़रूरत हैं ड्राइविंग की या किसी और चीज़ की, आप अप्लाई कर दें, उन्हें बोलें कि आप अपने इंटरनल सिस्टम से चेक कर लें। बट जो थोड़ा सा मुझे नॉलेज है उसके मुताबिक शायद आपको वो इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ FLRO केस के हवाले से। राइट। मैं 10 साल के रूट के ऊपर हूँ और जब सेकंड मेरी एक्सटेंशन हुई है तो सेकंड एक्सटेंशन होने से पहले सर इन्होंने मेरा तकरीबन 1.5 साल ले लिया और उसके बाद इन्होंने मुझे कार्ड दिया। तो मेरा ये पूछना है कि आया कि वो 1.5 साल जो है वो FLRO के जो ये जो 10 साल का जो रूट है उसमें इंक्लूड होगा या नहीं। ओके, सवाल का सर दूसरा था जो इसी सवाल का दूसरा सही है सर कि अगस्त में मैंने बायोमेट्रिक्स दिया, तो आजकल इनकी रेशियो क्या है एप्लीकेशन जो है वो क्लियरेंस की, कितनी देर में ये दोबारा आपको कार्ड इशू कर रहे हैं? ठीक, पहले जिन दोनों सवालों का आंसर ये है कि जिस दिन आपको फर्स्ट टाइम वीज़ा मिला था फ्रॉम दैट डेट से आपने 10 साल पूरे करने हैं। अगर सपोज़ करने आपने पहली एक्सटेंशन में 1.5 साल लगा दिया, दूसरी एक्सटेंशन में 1.5 साल फिर लगा दिया, तो इसका मतलब कि बजाय आपको 4 एक्सटेंशन लेने का वो 3 लेनी पड़ेंगी। बट आप एक डेट याद रख लें या आपके माइंड में हो कि जिस दिन फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे वीज़ा मिला था 10 साल की बेस के ऊपर, 10 साल की कैटेगरी के अंदर, फ्रॉम दैट डे टू जब 10 साल पूरे हो जाएं, बेशक जब आपका लास्ट वीज़ा हो 2 साल का पड़ा हो,
आपके पास वैलिड लीव हो, लेकिन 10 साल पूरे होने के वेरी नेक्स्ट डे आप अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड, कितनी देर लगा रहे हैं इसमें कोई कमेंट्स नहीं है। आजकल कोविड की वजह से 4 से 6 माह लग रहे हैं एवरेजली, लेकिन आप वेट करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेकिन इसके साथ साथ मुझे भी मैंने रिकॉल किया कि ब्रेक से पहले एक साहब ने कॉल किया था। उनका सवाल ये था कि वो 2012 में उनको बच्चों की बेस पे 3 साल का वीज़ा मिला, फिर एक्सटेंशन मिल गई और उसको 6 साल के बाद इंडेफिनिट मिल गया, और वो नेशनलिटी की एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मुझे रिकॉल हो गया जी। देखिए मेरे भाई, अगर आप टीवी पे सुन रहे हैं, 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। जब आप नेशनलिटी अप्लाई करते हो तो उसके लिए वो कहते हैं कि इंडेफिनिट के कम से कम 12 महीने के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम अगर स्पाउस वीज़ा ना हो तो। और दूसरा ये है कि आपने लास्ट 10 ईयर्स हमेशा यहाँ पे लीगल गुजारे हों। अब आप चेक कर लें कि अगर जब भी आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो सिर्फ पूरे 12 मंथ काउंट करें कि आप कभी भी इलीगल या ओवरस्टे या विदाउट वीज़ा तो नहीं थे। जो आपने मुझे बोला कि आपको 2012 के किसी महीने में आपको शायद 3 साल की डिस्कशन लीव मिली है, क्योंकि जो नया लॉ आया है जो ये 10 साल वाली कैटेगरी वाला FLRFP वाला, ये 9 जुलाई 2012 से इम्प्लीमेंट हुआ था। तो मेरे ख्याल में आपके फर्स्ट अर्ली 12 में आपको वीज़ा मिला होगा, फिर आपने 6 साल पूरे किए 18 में, और उसके बाद आपको इंडेफिनिट मिल गया। तो मेक श्योर करना मेरे भाई, आप उस वक्त तक नेशनलिटी की अपेक्षा ना करें जब तक आपके 10 साल कॉन्टीन्यूसली लीगल यूके में ना हो जाएं। नंबर 1। नंबर 2 सवाल था रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी एज 65 से कम है तो आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा और आपको B1 पास करना होगा। नंबर 3 ये है कि आपने ये इस्टेब्लिश करना कि आपने लास्ट 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में आपका किसी किस्म का आपके ख़िलाफ़ काउंटी कोर्ट जजमेंट नहीं है, कोई आपके खिलाफ क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसकी ब्रैकेट्स बनाई हुई हैं, फेजेस। अगर माइनर आपके खिलाफ ऑफेंस है या आपको कॉशन मिला था तो आप 1 साल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ा सीरियस ऑफेंस हुआ था या अपने कोर्ट में आपको फ़ाइन भी हुआ तो फिर 3 साल नहीं कर सकते, या अल्लाह ना करे इससे ज़्यादा सीरियस हो तो फिर 5 साल। तो ये आप अपने के जो करेक्टर हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड वो चेक करना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर 3 ये है कि नंबर 1 आपने लाइफ इन यूके पास कर लिया, B1 पास कर लिया, कोई करेक्टर हिस्ट्री नहीं है, और आपने 10 साल लीगल पूरे यहाँ पे कर लिए तो आप क्वालिफाइड करते हो। अगर आप एम्प्लॉई हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, इसे मैटर नहीं करता, ये बाकी चीज़ें पूरी करनी है। ऑफ कोर्स आपने बताना है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो सेल्फ एम्प्लॉय हुए तो अपने अकाउंट का लेटर साल लगा दें और लास्ट 2 साल के अकाउंट लगाने लगा दें, वरना वो इस स्टेज पे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो नेशनलिटी जो है वो हम उसकी डिस्कशंस होती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो ये कि आपका जो करेक्टर है वो नीट एंड क्लीन है, एंड यू हैव गुड कैरेक्टर्स एंड यू आर एलिजिबल टू मेक एप्लीकेशन फॉर द ब्रिटिश सिटीजनशिप्स। आपकी कॉल का शुक्रिया। कंट्रोल से इंस्ट्रक्शन के टाइम फिनिश हो रहा है। जिन लोगों ने हमें कॉल किया साहब उनका शुक्रिया। अगेन बार बार 2 चीज़ें आज डिस्कस हो रही थी कि जो नई पॉलिसी आई है उसमें सिर्फ 3 पॉइंट हैं। आपने लीगली यहाँ पे 5 साल गुजारे हों, और नंबर 2 आपकी एज आपके बच्चे की 18 साल से अबव हो और 25 से कम हो, और थर्ड के मोस्ट ऑफ टाइम उसने यहाँ पे गुजारा हुआ। ऑटोमेटिकली जो बच्चा यहाँ पे आया है, अगर उसको 7 साल की बेस पे वीज़ा मिला या डिस्कशन लीव पे मिला या ह्यूमन राइट से मिला तो वो 7 साल की बेस पे मिलता है। तो 7 + 5 ईयर्स और 25 से कम है तो उसने मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे गुजार लिया है, और बाकी तमाम चीज़ें जो है मेरे ख्याल में ऑटोमेटिक मीट कर रहा है। क्योंकि जब पहले वीज़ा मिला था या एक्सटेंशन मिली थी तो वो तमाम जो चेक लिस्ट है वो टिक बॉक्स हुई थी तभी उसको वीज़ा मिला था। इसलिए वो तमाम बच्चे जो 18 साल से अबव हैं और 25 साल से कम हैं वो क्वालिफाइड करते हैं, और जो इंडेफिनिट की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें और वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।